प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश ब्याला शिक्षक पर्वतारोही की डायरी का 5th एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ। 4th एपिसोड में हम तवाघाट पहुंचे थे सड़क मार्ग के माध्यम से। तवाघाट से हमारी पैदल यात्रा शुरू होनी है। तवाघाट धौली गंगा और काली गंगा का संगम है और संगम के थोड़ा ऊपर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ इस दल के सदस्य दक्षिण से आए हुए श्री मूर्ति जी और दत्तात्रेय आश्रम खड़गपुर के श्री आनंद भैरव गिरी महाराज जी ने पूजा आदि करके शुभारंभ की घोषणा कर दी थी। तवाघाट से थानेदार की कठिन चढ़ाई है। यद्यपि सदस्यों को बता दिया गया था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आराम से चलिए, ये कोई प्रतियोगिता नहीं, दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बावजूद भी पहले 15 मिनट तक सभी सदस्य तेजी से चलते हुए जैसे वो अपना कोई प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। परंतु इस कठिन सर्पीली चढ़ाई को करते हुए उन्होंने जान लिया था कि हमें अब आराम से चलना चाहिए और हम लोग उस कठिन चढ़ाई में थानेदार की ओर बढ़ रहे थे। पेड़ बहुत कम, धूप तेज हो गई थी क्योंकि लगभग 9 बज चुके हैं। रुकने के लिए कोई स्थान नहीं। कहीं छोटा सा पेड़ भी आता तो उसके नीचे विश्राम करते, जल आदि पीते और चल देते। अभी 15-20 मिनट ही हुए थे कि हमारा सामना कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करके जो दल आया था उसके साथ आमना सामना हुआ। सभी प्रसन्न, एक दूसरे से बातचीत करते हुए, कुशल क्षेम पूछते हुए और ये पूछते हुए कि किस तरह की यात्रा है कैलाश मानसरोवर की, कैसा वहां पर लगता है आपको पहुंचकर। परंतु मेरे लिए एक आश्चर्य की बात ये रही कि हम कितने संकीर्ण विचारधारा के हैं, अपने जातीय बंधनों से, क्षेत्रीय बंधनों से उभर नहीं पाते हैं। चर्चा का विषय मुख्य क्या था? तुम कहाँ से आए हो? मैं यहाँ से हूँ। तुम यहाँ से हो? मैं बंगाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ। और फिर अपनी उस भाषा में कुछ देर वो खो जाते हैं। अजीब सा लगता कि क्या यात्रा करके आए हैं ये लोग, यदि हम इन संकीर्णताओं को नहीं भूल सकते। थानेदार पहुंचते हुए हमें लगभग 2-2.5 घंटे लग गए थे। एक अच्छी सुंदर दुकान भी है, चाय आदि मिली। लगभग सभी सदस्यों ने 2-1 कप तो चाय पी ही होगी। ठंडा मौसम है, ऊंचाई पर है, थके हुए हैं और अब चल दिए पांगू की ओर। पांगू बहुत दूर नहीं, केवल 3 किलोमीटर दूर है। कच्चा रास्ता है, रोड जैसे बन रही है और हमें पांगू पहुंचते हुए ज़्यादा समय नहीं लगा। 1 घंटे से पहले ही सभी सदस्य पांगू पहुंच चुके थे। पांगू पहाड़ी दृष्टि से एक अच्छा गांव है। 150-200 परिवारों का घर हैं। छोटा सा बाजार है और बाजार में जो नीचे वाला हिस्सा है, बाजार के साथ वाला कमरा, उसमें लोग बैठे हुए हैं। कुछ काम चल रहा है, गलीचे बनाने का या मोटा ऊनी वस्त्र बनाने का कार्य वहाँ चल रहा है। और उन घरों की पृष्ठभूमि में फलदार वृक्ष लदे पड़े हैं, प्लम से, खुमानी से। हम भी उन्हें खाने का लोभ नहीं छोड़ पाए थे। बड़े सस्ते में 5 रुपए किलो की कोई बात होती है, खा पी करके आगे बढ़ गए। बाजार के
पूर्वी उत्तरी कोने में कुमाऊं मंडल विकास निगम का अतिथि गृह है और उसी के पास ही हायर सेकेंडरी स्कूल है। इस क्षेत्र में बच्चे पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए यहीं आते हैं। रात्रि विश्राम सुखद रहा। प्रतिदिन गीत संगीत होता, भजन होते, भगवान शिव को याद करते लोग। प्रातःकाल जल्दी ही उठते और यात्रा शुरू हो जाती। आज हमें सिरखा पहुंचना था और सिरखा के मार्ग में, यद्यपि ये मार्ग बहुत दूर नहीं है सिरखा यहाँ से, लेकिन सिरखा से पहले सौसा में एक रास्ता नारायण स्वामी आश्रम की ओर जाता है, जो इस क्षेत्र का प्रसिद्ध एक स्थान है। सौसा केवल पांगू से 3 किलोमीटर दूर है। कठिन चढ़ाई है लेकिन आसानी से पूरी हो जाती है। और सौसा से नारायण स्वामी आश्रम 4 किलोमीटर है। अद्भुत आश्रम है, लगभग 9000 फुट की ऊंचाई पर ये आश्रम है। देवदार के पेड़ चारों तरफ है, सुंदर परिवेश है। कल्पना कीजिए, नारायण स्वामी जी द्वारा इस आश्रम को बनवाया गया था 1936 में। लगभग 250 पोर्टर्स लगाए गए थे उस सामान को ढोने के लिए। उन दिनों सड़क मार्ग कहीं नहीं था। 2 वर्षों तक वो 250 जो पोर्टर्स हैं वो कार्य करते रहे थे सामान को ढोने का, और पूरे का पूरा आश्रम 10 वर्ष में पूरा हुआ है। अब कल्पना कर सकते हैं। और इतना अद्भुत वो पूरे का पूरा परिवेश है, वो बिल्डिंग इतनी खूबसूरत बनी है कि उसका कंपैरिजन जो है पाश्चात्य जो बहुत सारे ऐसे महल हैं उनके साथ की जा सकती है। 2 मंजिला ये एक तरह से बिल्डिंग है। संकीर्तन हॉल भी है, वहाँ पर पूजा अर्चना भी होती है, और साथ ही कुछ एक कमरे आदि भी बनाए गए हैं ताकि यदि कैलाश मानसरोवर यात्री आए हैं इस मार्ग से, वो यहाँ पर विश्राम कर सके। उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता रहा है इस आश्रम में। यहाँ 1997 में स्वामी तद्रूपानंद जी सर्वे सर्वा थे और एक ट्रस्टी गंगोत्री बहन थी, गर्भयांग से थी, प्रिंसिपल रिटायर हुई और इस आश्रम की सेवा में लग गई। ये आश्रम जो है कैलाश यात्रियों को मार्गदर्शन तो देता ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं। स्थानीय लोगों की देखभाल करना, उनकी सुख सुविधा को भी देखना, उनके मेडिकल या शिक्षा आदि का भी जो एक प्रबंध हो सकता है वो करते हैं। स्वामी तद्रूपानंद जो हैं उन्होंने हम कैलाश यात्रियों के साथ बातचीत की थी। अच्छा लगा उनकी बातचीत सुन करके, और उनका एक अद्भुत विमोहन सा था उनकी वाणी में। उन्होंने ही बताया था कि कैलाश जो आदि की में पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, किस प्रकार कहाँ पर की जा सकती है। यानी एक तरह से कह सकते हैं इतना शांत परिवेश है यहाँ, और यदि कोई कुछ दिनों के लिए यहाँ विश्राम करना चाहता है तो यहाँ पर आकर के रह सकता है। सड़क धीरे धीरे तैयार हो रही है और बड़ी आसानी से व्यक्ति यहाँ पहुँच सकता है। तवागढ़ से लगभग 14 किलोमीटर दूर है स्वामी नारायण आश्रम। सिरखा तक ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। गांव के जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई, बच्चे आते जाते मिले, ओम नमः शिवाय की ध्वनि करते हुए। उनका आशय होता कि हमें टॉफ़ी दीजिए। स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई। पता चला कि यहाँ भूटियास मुख्य रूप से ज़्यादा जनसंख्या में रहते हैं और लोकल कुमाऊं के जो लोग हैं वो कंपैरेटिवली कम रहते हैं। लगभग 35-40% जो हैं वो कुमाऊं के लोग हैं और बाकी जो हैं वो भूटियास हैं। भूटियास जो हैं वह ऐसा
स्थानीय लोगों का मानना था कि उन्हें सरकार ज़्यादा सुविधाएं दे रही है। वे ऊनी वस्त्रों आदि का काम तो करते ही हैं, अपने खेती बाड़ी का काम भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दारू जो लोकल है, छांग जिसे कहते हैं, चक्की के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रयोग भी करते हैं, उसको भी बनाते हैं वे लोग। सिरखा से हमें गाला पहुंचना था। गाला पहुंचने के लिए बीच में 10,000 फुट ऊंचा रुंगलिंग टॉप क्रॉस करना पड़ता है। कठिन चढ़ाई है, पथरीला मार्ग है, और उसके आधार तक पहुंचने के लिए, रुंगलिंग टॉप के आधार तक पहुंचने के लिए लगभग 40-45 मिनट लगते हैं। उसके बाद घने पेड़ हैं, घना जंगल है, जिगजैग वे में आप चलते चले जाइए, और ध्यान रखिएगा यदि फिसलन, क्योंकि वर्षा ऋतु का यदि समय है तो इन पत्थरों पर फिसलन भी बहुत रहती है, बच करके निकलना होता है। और रुंगलिंग टॉप के लगभग बीच में जंगल चट्टी है, जहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं एक दुकान लगा लेते हैं, चाय आदि की व्यवस्था रहती है, और तरोताज़ा करने वाले गर्मा गर्म पकौड़े भी मिल जाते हैं। रुंगलिंग टॉप से थोड़ा सा पहले टॉप पर पहुंचने से पहले एक दुर्गा जी का छोटा सा मंदिर है। मंदिर को क्रॉस करके रुंगलिंग टॉप पहुंचे, प्रणाम किया रुंगलिंग टॉप को। 10,000 ऊंचा ये रुंगलिंग टॉप है, और अब हमें वहां से नीचे ही नीचे उतरते चले जाना था सिमखोला नामक गांव पर, जिससे थोड़ा सा पहले एक पहाड़ी नाला जो है वो आता है। इस क्षेत्र में यदि आप मुख्य रूप से देखें, विशाल हरा भरा जंगल है, विशाल पेड़ हैं, पांगर के चाहे कहें, या रिंगाल की वो जो झाड़ियां हैं, बैम्बू शूट्स, या पाइन ट्रीज कहें, खूब भरपूर मात्रा में है। देवदार भी इस क्षेत्र में बहुत अधिक मिलता है, ओक बहुत मिलता है, और आश्चर्य करने वाली बात यह है, ओक ट्री जो है यहाँ, बांझ का जो पेड़ है, विशाल है, उसके बड़े बड़े नुकीले पत्ते हैं जिनमें कांटे से भी लगते हैं। हम लोग सिमखोला से चल दिए, लगभग 3 किलोमीटर दूर है गाला। बहुत हल्की सी चढ़ाई है, ज़्यादा समय नहीं लगा, धीरे धीरे चल रहे हैं। बीच में छोटे छोटे 1-2 घरों के गांव से भी आए, और गाला से पहले राशन की एक बड़ी दुकान है जहाँ पर भीड़ लगी थी। ज़्यादातर स्त्रियाँ जो हैं वो अपनी पीठ पर राशन आदि का सामान लेकर के जा रही हैं। थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, लेकिन नतमस्तक होने के लिए भी मैं तैयार था, क्योंकि पहाड़ की जो महिला है, कैसा जीवन जीती है वह, कठिन जीवन जीती है वह। आप देखिए, प्रातःकाल के समय उठ जाना, जंगल से लकड़ियाँ लाना, घर के घरेलू काम करना, अपने पशुओं के लिए चारा आदि इकट्ठा करना, और सारा दिन जुटे रहना। अच्छा भी लगता है, लेकिन अच्छा नहीं भी लगता है, क्योंकि पुरुष क्यों बैठा रहता है निठल्ला, देखता रहता है। गाला से मालपा ज़्यादा दूर तो नहीं, लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। गाला से जैसे ही हम लोग बिंदा कोटी गेस्ट हाउस है वहाँ पहुँचे, उसे थोड़ा सा पहले एक मंदिर आता है। ITBP के जवान जो हैं वो आपको तिलक लगाते हैं, पूजा आदि करते हैं, और कामना करते हैं ईश्वर से कि आपकी यात्रा सफल हो। बिंदा कोटी गेस्ट हाउस से लखनपुर तक लगभग 3 किलोमीटर का मार्ग जो है सीढ़ियों के द्वारा नीचे ही नीचे उतरता चला जाता है। 4,400 सीढ़ियाँ हैं, और लेफ्ट साइड में काली चट्टानें हैं, और राइट साइड में थोड़ा नीचे यदि आप झांकते हैं, काली नदी बह रही है, और काली नदी के उस पार यानी पूर्वी ओर नेपाल है, हरा भरा नेपाल। इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए व्यक्ति को बड़ा ध्यानपूर्वक चलना पड़ता है, क्योंकि फिसलन हो सकती है, और यदि आप फिसलते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे कुछ कह नहीं सकते। लखनपुर में भी दुकान आदि है जहाँ से चाय आदि पी सकते हैं आप, लेकिन 1998 के आसपास लखनपुर का अस्तित्व भी खत्म हो गया था, क्योंकि बड़े भयानक लैंडस्लाइड्स हुई थी। मालपा
के लिए चल दिए हम। बहुत सुंदर हैं आगे के 3-4 किलोमीटर। यद्यपि कभी सीधी चढ़ाई है सीढ़ियों के माध्यम से, कभी सीधी उतराई है जिसमें कठिन व्यक्ति परेशान होता है, लेकिन सबसे अच्छा दृश्य क्या है, आप चट्टानों के नीचे से गुजर रहे हैं। चट्टानों को काट करके रास्ता बनाया गया है और चट्टानों के ऊपर से ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें गिर रही हैं जो आपको रसाभोर करती हैं। और उसके ठीक थोड़ा नीचे राइट साइड में काली नदी बहती हुई, जिसकी हर तरंग को आप पढ़ सकते हैं। भयानक भी कभी कभी लगती है क्योंकि गुर्राती भी है वह, परंतु हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और थोड़ा और आगे जा कर के लेफ्ट साइड में ऊपर ध्यान गया, एक बहुत सुंदर फॉल है, झरना है, कैप्टन फॉल के नाम से जाना जाता है। एंजॉय किया, चित्र आदि भी लिए और चल दिए। आगे के 3 किलोमीटर बिल्कुल सीधे शांत चलना है, क्योंकि निजंग गार्ड आने वाली है। गार्ड स्थानीय स्ट्रीम के लिए प्रयोग करते हैं वर्ड, स्थानीय शब्द है गार्ड। निजंग गार्ड, एक निजंग फॉल्स भी हैं, बहुत खूबसूरत झरने हैं, और पुल के माध्यम से आप निजंग गार्ड को पार करते हैं और पुनः काली नदी के साथ साथ आ जाते हैं। अब मालपा तक का रास्ता पहाड़ को काट करके बनाया गया है, चट्टाने हैं, इतने ऊंचा ही है वो रास्ता कि आप थोड़े से लंबे हैं, खड़े हो गए तो ऊपर वाली जो चट्टान है आपको लग सकती है, और यदि आगे से कोई आ गया है तो आपको चट्टान के साथ चिपकना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। मालपा, आप जानते हैं मालपा के साथ दुखद ट्रेजेडी हुई 1998 में। मालपा गार्ड भी है वहाँ पर, नीचे काली है, उन दोनों के किनारे बना हुआ रेस्ट हाउस है जिसका अस्तित्व पूरी तरह से 98 में ख़त्म हो गया था। लगभग एक दल पूरे का पूरा, वह भी शांत सो गया था यहाँ हमेशा हमेशा के लिए। मालपा से हमारी कारवां जो है वो चल दिया है प्रातःकाल के समय। पहले लगभग 4-5 किलोमीटर काली नदी के लेफ्ट साइड में चलते चले जा रहे हैं। हरा भरा एरिया है पूरे का पूरा, लश ग्रीन पहाड़ है वह। उसी में से ही लगभग 3-4 किलोमीटर के बाद लामारी नामक एक छोटा सा गांव है, कुछ एक घर हैं जिन्हें यात्रा के टाइम में ये लोग दुकान के रूप में बदल देते हैं। और उसी के पास ही थोड़ा 20-25 कदम पहले एक फिर विशाल झरना दिखाई देता है जिसे अम्ब्रेला फॉल के नाम से जानते हैं, छाता झरना कहते हैं। छाता झरना को देखते हुए मुझे बद्रीनाथ क्षेत्र के वसुंधरा फॉल की याद आ गई। बिल्कुल वैसा ही है वह, ऊपर से चलता है लगभग 300 फीट ऊपर से, और जैसे जैसे वो अपनी यात्रा नीचे की ओर पूरी करता है, उसकी फवारें चारों तरफ एक छाते का आकार सा बना लेती हैं और आपको नीचे पहुंचते पहुंचते छूती हैं, आपको सिहरण भी होती है, अच्छा भी लगता है। लमारी से बुंदी बहुत दूर नहीं है, सामान्य सा रास्ता है, लेकिन नदी के साथ साथ चल रहे हैं, नदी की लहरों को देख रहे हैं, उनकी आवाज़ को भी सुन रहे हैं। तभी लेफ्ट साइड में एक पहाड़ी नाला आ रहा है गंगू नाला के नाम से, उसके साथ साथ लगभग आधा किलोमीटर आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है। पुल आता है, पुल को क्रॉस कीजिए, आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि विशाल मैदान है, सुंदर हट्स बनी हुई हैं कुमाऊं मंडल की, उसमें एक फाइबर हट भी है। और यदि आप पूर्व की ओर देखते हैं तो सामने अन्नपूर्णा नहीं, अपी पीक्स दिखाई देती हैं। उसी के साथ साथ एक पहाड़ी छोटी छोटी चट्टानी चोटियां भी हैं और उन्हीं के बेस में 1-2 झरने भी हैं, और उन झरनों के नीचे विशाल हरा भरा चरागाह है, मीडोज हैं, बहुत सुंदर लगता है। यहीं पर समय पर पहुंच गए थे। बुंदी जो विलेज है वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है और बहुत अच्छा लगता है इस कुमाऊं मंडल के अतिथि गृह में आकर के। अब यात्रा जो है आगे बढ़नी है, आज यहीं तक, फिर मैं आपके पास आऊँगा एक दूसरे एपिसोड को लेकर के, और हम अपनी यात्रा जो है बुंदी से गुंजी या काला पानी से होते हुए ओम पर्वत और लिपुलेख पास की ओर चलेंगे। तब तक अब अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत
धन्यवाद।